हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसेंसर्ड अफसाने। दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीलेश मिस्टीरियस डेथ्स इन बॉलीवुड सेगमेंट में आज आपको इंडिया के ऑल टाइम ग्रेट डायरेक्टर गुरुदत्त साहब की कहानी सुनाऊंगा। अगर आप YouTube की भूल भुलैया में भूले भटके से इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब का घंटा दबाना ना भूलना। आपके 1 घंटे से बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पदुकोण था। उनके दत्त नाम से बहुतों को वो बंगाली लगते थे, लेकिन वो बंगाली थे नहीं। हालांकि बंगाल में वो काफ़ी साल रहे थे, इसके लिए उन्हें बंगाली बहुत अच्छे से आती थी। दरअसल गुरुदत्त साहब बेंगलोर के सारस्वत ब्राह्मण थे। 1944 में पुणे के प्रभात स्टूडियो में उन्होंने बतौर कोरियोग्राफर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन 3 साल पूरे होने से पहले ही प्रभात स्टूडियो बंद हुआ। इस बीच प्रभात स्टूडियो में उनकी काफ़ी फिल्मी लोगों से अच्छी खासी दोस्ती हुई थी। उनमें रहमान, राज कपूर, चेतन आनंद और देवानंद साहब भी शामिल थे। देव साहब के साथ उनकी मुलाकात का किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। साल था 1946। दरअसल गुरुदत्त साहब और देव साहब के कपड़े एक ही लॉन्ड्री में धुलने जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि लॉन्ड्री वाले ने गलती से गुरुदत्त साहब को देव साहब की शर्ट दे दी और गुरुदत्त देव साहब की वही शर्ट पहनकर उन्हीं के सामने स्टूडियो में आए, जहां पर देव साहब उनकी फिल्म हम एक है की शूटिंग कर रहे थे, जिसके डायरेक्टर थे पीएल संतोषी साहब। गुरुदत्त इस फिल्म के कोरियोग्राफर तो थे ही, और साथ में पीएल संतोषी साहब को वो डायरेक्शन में भी असिस्ट कर रहे थे। तो हुआ यूं, देव साहब ने अपनी शर्ट बराबर पहचानी और गुरुदत्त को उसके बारे में पूछा। तब गुरुदत्त ने कहा कि वो शूटिंग के लिए लेट हो रहे थे और उनके पास कोई दूसरी शर्ट नहीं थी। तो लॉन्ड्री वाले ने जो शर्ट दी वही पहनकर वो शूटिंग पे आ गए। इस बात पर दोनों खूब हंसे भी, और बाद में देव साहब ने उन्हें वो शर्ट गिफ्ट कर दी, और यही से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। फिल्मबाजी के वक्त दौर था सिंगर गीता रॉय का, जो उस वक्त लता मंगेशकर और आशा भोसले से भी बहुत बड़ा नाम था। गीता रॉय के गाए गाने यानी सुपर हिट फिल्म की गारंटी थी। बाजी के गाने गीता रॉय ने गाए और फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। इसी फिल्म के दौरान गुरुदत्त और गीता रॉय एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे और दोनों ने 2 साल बाद शादी की। हालांकि गीता रॉय के घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। जब दोनों की शादी हुई उस वक्त गुरुदत्त स्ट्रगलर थे, तो गीता रॉय बड़ी नामचीन सिंगर थी। लेकिन यही वो वक्त था जब लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे सिंगर्स ने सिंगिंग में अपना दबदबा बनाया, अपने हुकूमत की शुरुआत की, और धीरे धीरे गीता दत्त को फिल्में मिलना बंद सा हो गया था। इसी दौरान गुरुदत्त ने एक के पीछे एक सुपरहिट फिल्म्स दी। बाजी, जाल, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा। प्यासा को इंडियन सिनेमा की ऑल टाइम क्लासिक फिल्म माना जाता है। दरअसल प्यासा के लिए गुरुदत्त दिलीप कुमार को लेना चाहते थे, लेकिन दिलीप कुमार उस वक्त देवदास कर रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर गुरुदत्त ने खुद प्यासा में विजय का कैरेक्टर प्ले किया। तकरीबन 5 रील की शूटिंग के बाद भी गुरुदत्त साहब को लग रहा था कि उस कैरेक्टर को दिलीप कुमार से बेहतर और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने वो फुटेज दिलीप कुमार को दिखाया, लेकिन दिलीप कुमार फिर भी माने नहीं। तब गुरुदत्त साहब ने कहा कि अगर आप फिल्म के लिए हाँ कर दे तो मैं ये सारे 5 रील की शूट जो मैंने किया है उसे मैं स्क्रैप करके नए से फिल्म बनाऊंगा। लेकिन फिर भी दिलीप कुमार साहब अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हुए, क्योंकि देवदास और प्यासा के विजय की न सिर्फ कहानी बल्कि दोनों के किरदार एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे। तो ये वाकया काफी है ये बयां करने के लिए कि गुरुदत्त साहब कितनी शिद्दत से अपने फिल्मों को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा करते थे। एक तरफ गुरुदत्त अपने करियर के शिखर पे थे, तो दूसरी ओर गीता दत्त का करियर शादी के बाद ढलान पे था। वो उखड़ी उखड़ी रहने लगी।
शादी के 9 साल में उनके 2 बेटे और एक बेटी भी हुई। गुरुदत्त ने गीता दत्त से कहा कि तुम अब मेरे घर और मेरे बच्चों को संभालो, और रही बात गाने की तो तुमसे गाना मैं गवाऊंगा, तुम सिर्फ मेरे लिए, मेरी फिल्मों के लिए गाना गाओ। इस बात से गीता दत्त और आहत हो गई। उनके ईगो को, अभिमान को यकीनन चोट पहुंची होगी, क्योंकि शादी से पहले गीता दत्त बड़ी स्टार थी तो गुरुदत्त एक स्ट्रगलर थे, और शादी के बाद गुरुदत्त बड़े डायरेक्टर बने तो गीता दत्त का करियर डूब रहा था। 2 सुपर टैलेंटेड पति पत्नी, एक हिट तो एक फ्लॉप। ऐसा सोचिए कि अमिताभ बच्चन जया भादुरी वाली अभिमान पिक्चर की स्टोरी रियल लाइफ में गुरुदत्त और गीता दत्त के साथ हो रही थी। अभिमान का, ईगो का क्लैश, और इस ईगो की चक्की के 2 पार्टों में पिस रही थी दोनों की जिंदगी, दोनों का प्यार। गुरुदत्त का बचपन गरीबी में गुजरा था, खुद का कोई घर नहीं था, इसलिए दौलत शोहरत कमाने के बाद उन्होंने उनके पाली हिल बांद्रा के बंगले को बड़ी मेहनत से बनाया था। सही मायनों में वो गुरुदत्त के सपनों का महल था। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि जिस गीता दत्त को वो सबसे ज्यादा चाहते थे, वही गीता दत्त उस बंगले को मनहूस मानने लगी। उनके खराब करियर और रिश्तों में आई दूरियों का ठिकरा उन्होंने उसी बंगले पे फोड़ा। वो अक्सर उस बंगले को छोड़कर कहीं और जाने की बातें गुरुदत्त से करने लगी। अब गुरुदत्त थे तो कलाकार मिजाज आदमी, आप सोच भी नहीं सकते इस मसले का, रोज रोज की खिंचपिच का उन्होंने क्या हल निकाला होगा। एक दिन जब गीता दत्त अपने बंगले के बाहर बने गेस्ट हाउस में थी, तब उन्होंने बंगले के भीतर से आवाजें सुनाई दी। तो उन्होंने फौरन गुरुदत्त साहब को फोन लगाया, जो उस वक्त एक स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे। तो गुरुदत्त ने कहा कि उन्होंने ही कुछ मजदूरों को उस बंगले को तोड़ने के लिए, जमीन दोस्त करने के लिए भेजा है। बेहतर है कि वो बच्चों संग वहां से किसी होटल में शिफ्ट हो जाए, जब तक कि वो किसी दूसरे घर का इंतजाम नहीं कर लेते। गुरुदत्त अपनी बीवी गीता दत्त को बहुत चाहते थे, लेकिन दोनों के बीच वक्त के साथ दूरियां बढ़ती गई। इन्हीं दिनों गुरुदत्त की जिंदगी में वहीदा रहमान जी की एंट्री हुई। वहीदा जी की खूबसूरती और अदाकारी पे गुरुदत्त साहब मर मिटे थे। सीआईडी में एक छोटा सा रोल करने के बाद गुरुदत्त की हर फिल्म में वहीदा जी दिखने लगी। इसके वजह से गुरुदत्त और गीता दत्त में तकरारें बढ़ने लगी और फाइनली दोनों अलग हुए, लेकिन बिना तलाक लिए। गीता दत्त अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए मायके चली गई, लेकिन गुरुदत्त को अपने तीनों बच्चों से मिलने की इजाजत थी। ऐसा नहीं है कि गुरुदत्त ने इस रिश्ते को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। वो जानते थे कि गीता दत्त का करियर सही नहीं चल रहा, तो गुरुदत्त ने 1957 में गीता दत्त को बतौर हीरोइन लॉन्च करने के लिए इंडिया की पहली सिनेमास्कोप फिल्म गौरी बनाने की शुरुआत की, जो एक साथ बंगाली और हिंदी में बन रही थी। कुछ रील्स के शूटिंग के बाद और खास करके एक गाने के पिक्चराइजेशन के बाद परफेक्शनिस्ट गुरुदत्त ने ये फिल्म बीच में ही बंद कर दी, इसलिए कि उन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही थी। फिर गौरी फिल्म कभी बन नहीं पाई। इससे पहले से ही नाराज गीता दत्त उनसे और खफा हो गई। गौरी फिल्म के उसी गाने की धुन को एस.डी. बर्मन साहब ने कुछ सालों बाद 1972 में अनुराग फिल्म में इस्तेमाल किया था, जिससे मौसमी चटर्जी का हिंदी डेब्यू हुआ था। और गाने के बोल थे, नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी बंसी। इसके बाद गुरुदत्त अपने सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट कागज के फूल बनाने में जुट गए, और ये इंडिया की सबसे पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। गुरुदत्त के करीबी सिनेमेटोग्राफर वी.के. मूर्ति, म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन और भी कई लोगों ने कागज के फूल की कहानी सुनने के बाद गुरुदत्त को सख्त हिदायत दी थी कि वो खुद की जिंदगी पे फिल्म बनाने की शेख खिल्ली वाली बेवकूफ़ी न करे। लेकिन गुरुदत्त ने अपना ख्वाब सिनेमा के पर्दे पे दुनिया के सामने पेश किया। इस फिल्म को बनाने में उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया
और नतीजा ये था कि ये फिल्म बनाते बनाते वो सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूब गए। 1959 में गुरुदत्त का ख्वाब सिनेमा घरों में रिलीज हुआ और लोगों ने और उस वक्त की मीडिया ने इसको इस कदर नाकारा कि कागज के फूल महज एक हफ्ते भी सिनेमा घरों में टिक नहीं पाई। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के फ्लॉप होने से गुरुदत्त अंदर से टूट गए। उन दिनों गीता दत्त के साथ रिश्तों में खटास, वहीदा रहमान से दूरियां, बच्चों से भी दूरियां और ऊपर से कागज के फूल का फ्लॉप होना, इन सब ने गुरुदत्त को ऐसे तोड़ा कि उन्होंने दो बार सुसाइड की कोशिश की, लेकिन दोनों बार वक्त पे मिली मदद से वो बच गए। वैसे कागज के फूल जो सिनेमा घरों में एक हफ्ते भी नहीं टिक पाई, उसी फिल्म को आज 11 मुल्कों की फिल्म यूनिवर्सिटी ने अपने फिल्म सिलेबस में पढ़ाना फख्र समझा है और आज भी दुनिया भर के फिल्म स्टूडेंट्स इस फिल्म को समझे बिना अपनी फिल्म मेकिंग की पढ़ाई को अधूरा मानते हैं। कागज के फूल फ्लॉप होने के बाद राज कपूर साहब ने कहा था कि ये फिल्म अपने समय से बहुत पहले बनी थी और यकीनन एक दिन आने वाली पीढ़ियों को इस फिल्म पे और खास करके गुरुदत्त के इस सिनेमा के मास्टरपीस पे नाज होगा। कागज के फूल फ्लॉप होने के बाद गुरुदत्त अपने कुक के साथ एक किराए के मकान में रहने पेडर रोड चले गए। इसके बाद गुरुदत्त ने 1960 में चौदहवीं का चांद और 1962 में साहब बीवी और गुलाम बनाई, लेकिन दोनों फिल्मों में उन्होंने बतौर डायरेक्टर अपना नाम नहीं दिया, इसलिए कि अब उनका फिल्मों से मन उड़ गया था। चौदहवीं का चांद में मोहम्मद सादिक, तो साहब बीवी और गुलाम में राइटर अबरार अलवी का नाम बतौर डायरेक्टर फिल्म क्रेडिट्स में है। हालांकि दोनों फिल्मों में आपको गुरुदत्त साहब की छाप नजर आएगी। एक दिन इसी फ्रस्ट्रेशन मायूसी में उन्होंने अपने दोस्त और उनके फिल्मों के सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति से कहा, फिल्में बनानी थी वो बना ली, कामयाब डायरेक्टर बनना था वो भी बन गया, एक्टर बनना था वो भी बन गया, बंगला बनाना था वो भी बना लिया, सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं रहा। कहीं ना कहीं वहीदा रहमान को भी लग रहा था कि वो गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच जाने अनजाने में आ गई थी, इसलिए उन्होंने भी गुरुदत्त से दूरियां बनानी शुरू की। इसी बीच गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को 3 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, जिसकी अहम शर्त ये थी कि वहीदा रहमान गुरुदत्त के अलावा किसी और की फिल्म में काम नहीं करेगी। लेकिन वहीदा ने इस शर्त को, कॉन्ट्रैक्ट को ठुकराया। वहीदा रहमान भी तब तक बड़ा नाम हो चुकी थी। गुरुदत्त की मौत से तकरीबन 1 साल पहले तक वहीदा रहमान और उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। धीरे धीरे गुरुदत्त अकेले से पड़ गए। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फ्रंट पे वो खुद को नाकामयाब हारा हुआ खिलाड़ी मानने लगे। तारीख थी 9 अक्टूबर 1964। गुरुदत्त ने पेडर रोड वाले अपने घर में तीनों बच्चों संग वक्त गुजारा। फिर शाम को बच्चे गीता दत्त के घर लौट गए। फिर गुरुदत्त ने शराब पीना शुरू किया। साथ में उस वक्त उनके एक दोस्त थे और राइटर अबरार अलवी, जो गुरुदत्त की अगली फिल्म बहारें फिर भी आएगी की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। शाम को गुरुदत्त ने फिर गीता दत्त को फोन किया और अपनी बेटी नीना से मिलने की चाहत जताई। गीता दत्त ने साफ मना किया। गुरुदत्त ने शाम से रात तक काफी बार फोन किया, लेकिन गीता दत्त नहीं मानी। एक इंटरव्यू में खुद आशा भोसले जी ने बताया कि उस रात जब गीता दत्त से गुरुदत्त की बात नहीं हो पाई थी, तब गुरुदत्त ने उनको रात 12 बजे फोन किया था और उन्होंने गुरुदत्त को ये बताया था कि गीता दत्त उनके साथ तो थी, लेकिन कुछ देर पहले ही वो चली गई और शायद वो घर गई थी। देर रात हो चुकी थी। गुरुदत्त का दोस्त खाना खाकर चला गया, लेकिन गुरुदत्त ने खाना नहीं खाया। न जाने अंदर ही अंदर उनको क्या खाया जा रहा था। वो बस शराब पीते रहे। रात 1:30 बजे अबरार अलवी स्क्रिप्ट डिस्कशन करना चाहते थे, लेकिन गुरुदत्त ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अबरार अलवी ने कहा कि ऐसा उनकी जिंदगी में पहली बार हुआ था कि गुरुदत्त ने स्क्रिप्ट सुनने से इनकार किया हो। फिर रात
1:30 बजे अबरार अलवी भी खाना खाकर चले गए, लेकिन जाते वक्त कुक को सख्त हिदायत देकर गए कि अगर गुरुदत्त साहब और शराब मांगे तो हरगिज नहीं देना। अबरार अलवी के जाने के बाद भी गुरुदत्त देर रात तक शराब पीते रहे, कुक के मना करने के बावजूद। सुबह करीब 10 बजे गीता दत्त ने फोन किया। कुक ने कहा कि साहब सो रहे हैं, रात को काफी देरी से सोए थे। गीता दत्त ने कुछ देर बाद वापस फोन किया और इस बार वो पहले से ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उनको याद आ रहा था कि पिछले रात गुरुदत्त ने उनसे क्या कहा था कि अगर आज मैंने मेरी बेटी की शक्ल नहीं देखी तो कल तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। गीता दत्त ने कुक से दरवाजा तोड़ने के लिए कहा। जब कुक ने दरवाजा तोड़ा तो गुरुदत्त साहब को बेसुध बिस्तर पे पाया। आनंद फानंद में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया कि गुरुदत्त साहब की मौत हो चुकी है। महज 39 की उम्र में गुरुदत्त साहब ने दुनिया को अलविदा कहा। क्या चल रहा होगा उनके दिल में जब उन्होंने आखिरी सांस ली होगी। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। गुरुदत्त के मौत की खबर मिलते ही देव आनंद साहब अपनी शूटिंग बीच में छोड़कर सबसे पहले वहां पहुंचे। गुरुदत्त साहब का हाथ अपने हाथों में लेकर रोते रहे। देव साहब ने अपना सबसे अच्छा करीबी दोस्त खोया था और पास में खड़ी थी बेसुध गीता दत्त। क्या चल रहा होगा उनके मन में उस वक्त। शायद खुद को कोसा होगा, बार बार ख्याल आया होगा कि वो कल खुद उनसे मिलने क्यों नहीं आई, या अपनी बेटी को गुरुदत्त से मिलने क्यों नहीं भेजा। गुरुदत्त की मौत के बाद गीता दत्त ने भी शराब का सहारा लेना शुरू किया। वो भी अकेले मायूस सी रहने लगी। गीता दत्त न सिर्फ इमोशनली बल्कि फाइनेंशियली भी टूट गई थी। जिन म्यूजिक कंपोजर्स ने गीता दत्त के हिट गानों का सहारा लेकर अपना म्यूजिक करियर सेट किया था, वो भी गीता दत्त से कन्नी काटने लगे थे। कुछ वेल विशर्स ने उन्हें कुछ गाने दिए, लेकिन तब तक उनकी आवाज में वो बात नहीं रही थी, या फिर उनका भी मन हर किसी बात से उड़ गया था, जैसे गुरुदत्त साहब का उड़ गया था। गुरुदत्त साहब के जाने के 9 साल बाद महज 41 की एज में गीता दत्त ने भी इस दुनिया को अलविदा कहा। अजीब इत्तेफाक है, कागज के फूल का गीता दत्त का गाया गाना गुरुदत्त और गीता दत्त की लव स्टोरी पे कितना सटीक बैठता है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम।